अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज जुमा है, जिसका मतलब है कि आज कॉलर्स डे है और हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, लेकिन एक बार आपको बता भी देता हूँ 02132330923 और 23 की जगह आप 28 और 30 भी डायल कर सकते हैं। इन 3 नंबर्स के अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। और जाहिर है कि अगर कॉलर्स डे है तो हमारे पहले कॉलर कौन हो सकते हैं? यार उनसे कहना शेर सुनाए तो उसका शायर नहीं, अगर शेर नहीं सुनाएंगे तो फिर कामरान अली फ्रॉम नवाब शाह तो हो ही नहीं सकते। हाँ, ना सर। हाँ। लेकिन शायर का नाम जरूर बताएं। मुसद साहब बैठे हुए हैं सर, पहले शायर का नाम। हेलो। शायर का आज वाले शेर के शायर का नाम मुझे याद नहीं। सच्ची बात तो ये कबूल है मुसद। जब आप रिसर्च करते हो तो नाम भी लिख लिया करते। देखें यार अब कैसे होगा इसका काम। गया था कौम का लीडर कोई, संग बारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा। एक कंकर फेंकने पर ये सदा आई उसे, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। सही है। हाजियों को सब्सिडी देने के बजाय हुकूमत हाजियों पे जुल्म कर रही है। और दूसरा ये है कि पड़ोसी मुल्क के अंदर जिसको हम बदनाम किए जा रहे हैं वो फैसिलिटेट कर रहा है हाजियों को। सारी जिंदगी की जमा पूंजी जमा कर करके गरीब लोग जो है वो हज पर जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग एक से ज्यादा बार हज कर रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, टैक्स लगा दिया जाए, कुछ भी लगाए गवर्नमेंट, लेकिन जो पहली दफा जा रहे हैं उनको तो कम से कम फैसिलिटेट किया जाए। कामरान भाई, पता नहीं शायद आप मतलब हमारे ऑफिस में तो नहीं होते, क्योंकि अभी इस शो से पहले कम को 1.5 घंटे मेरी ऑफिस से इस बात पर ही गुफ्तगू हुई है। मंडे को इस पर हम तफसीली शो करेंगे, आई प्रॉमिस यू। 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताऊं जो मुझे भी आज ही पता लगी हैं। यही बात हो रही थी, वसत साहब ने भी कहा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो सब्सिडी है। अपेरेंटली वो सब्सिडी उन लोगों ने हटा दी है। इसमें और भी कुछ तफसीलात हैं। ये बहुत एक लंबी डिबेट है और मैं बिल्कुल इसको टच करके आगे नहीं जाना चाह रहा। तो आपसे भी वादा है कि मंडे को इसके हम जितने भी एंगल्स हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब फॉर द लीड। अगले कॉलर हैं हमारे हुमा याकूब साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका प्रोग्राम जो है मेरा ख्याल है अब हफ्ते के दिन लाइव कॉल नहीं ले रहा है शायद। मेरे 3 आपसे सवाल हैं। एक तो ये सवाल था, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि लियाकताबाद की कुछ कॉलोनीज हैं जिसमें सिकंदराबाद है, आजम नगर है, गरीबाबाद है। इन इलाकों के जो मकीन हैं उन मकीनों में तकरीबन 5000 मकीनों को ये नोटिस मिला गया है कि उनके घरों के नीचे से पानी की पाइपलाइन गुजरती है या पानी की लाइन गुजरती है। ठीक। जल्द से जल्द वो लोग मकीन ये घर खाली कर दें अपने, वरना इन घरों के मुतालिक कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये तो बड़ी ज्यादती वाली चीज है। ये जब 70 साल से 50 साल से वो लोग रह रहे हैं, आपने पाइपलाइन डाली थी या पानी का जो भी सिस्टम आपने प्लान किया था, तो इस प्लान को पहले नहीं देखा गया कि हम इन लोगों को क्यों वो देंगे कि वो यहाँ पर रिहाइश अख्तियार करें और फिर बाद में एक काफी अरसे के बाद आप उनके घरों को खत्म कर दें। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है। तीसरा सवाल ये कि तब्दीली के नाम पे बड़ी बेहतरीन चीज हो रही है। अब पहले तो बिजली चली जाती थी, पानी नहीं होता था, अब गैस भी सुबह बंद कर दी जाती है ताकि लोग जल्द से जल्द नमूनिया का शिकार हो शहर में। ठीक है जी, चलिए जी, मेरा यही तीसरा। अच्छा नहीं हुमा साहिबा, एक सॉरी, जो आपका दूसरा सवाल है उसके बाद में थोड़ी सी मैं आपसे वजाहत चाहूंगा। आपने लियाकताबाद का जिक्र किया, आपने और कौन से इलाकों का जिक्र किया? उसी की रिहायशी कॉलोनीज है, लियाकताबादी के 2-3 मोहल्ले हैं। अच्छा, और नोटिस कहाँ से आया है जी? ये लियाकत उन मकीनों को नोटिस मिले हैं बाकायदा। कहाँ से? किस इदारे से? जी, उनके वाटर बोर्ड से उनको नोटिस मिला है कि उनके घरों के नीचे से पानी की लाइन गुजर रही है, वो ये घर खाली कर दें। बहुत खूब। अगर वो घर खाली नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। बहुत ये वो इतने गरीब लोग हैं, उनकी गलियां देखी हैं आपने, 80 गज के मकान, 60 गज के मकान जिनमें 2 खिड़कियां मुश्किल से होती हैं। नहीं, बिल्कुल जी, आपकी बात समझ गए। तो ये तो एक मसले की निशानदेही थी, सवाल तो नहीं था। और लेकिन सवाल भी था कि मतलब ये नहीं, सवाल इनका ये था कि ये कितनी नाइंसाफी है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ये भी तबसरे में ही आ गया ना उनके, जो भी है सर, चले तो 12 ठीक है। और तीसरा जो था वो भी इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि पीटीआई नहीं, लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब आप मंजूरी देते हैं मकान बनाने की या प्लॉट बेचते हैं, उस वक्त क्या नीचे पाइपलाइन नहीं थी या
रातों रात किसी ने आके नीचे पाइपलाइन बना दी। अब इससे ही ये जो हाल में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का भी एक फैसला आया है कि जी कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट की कमर्शलाइजेशन नहीं होगी, हमने बंद कर दी है। हमें वो 40 साल पहले वाला कराची चाहिए मास्टर प्लान के तहत। ये कहने में बहुत आसान होता है, करने में नामुमकिन होता है। तो अगर 40 साल पहले कराची की आबादी थी 50 लाख, तो ऐसा करें 2 करोड़ लोगों को यहाँ से नहीं। अब अगर कोई मुझे कहे कि मुझे 40 साल पहले वाला ज़रार चाहिए जो पैम्पर बैंड के यहाँ पे वू वू कर रहा हो, वैसे भी यही होता है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो थोड़ा सा सोचना भी चाहिए आई थिंक हमारी हुकूमत को भी, अदलिया को भी, और ख़ास तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी। डॉक्टर शफात बुखारी साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, आज केपी की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टर साहब की तरफ से हुआ है कि मिनिस्टेरियल कैडर के लोग फ्रॉम ग्रेड 1 to 16 मेल और फीमेल कॉन्टेक्ट कम्प्लीटली बैंड है। ऑफिशियल इश्यूज पे और अदरवाइज की उन्होंने कोई एक्सेप्शन नहीं दी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मियाँ बीवी ग्रेड 1 to 16 में आपस में लाने ले जाने के इशू पे या कोई पर्सनल इशू पे बात करना चाहते हैं तो आया वो भी बात कर सकते हैं या नहीं, या कोई भाई बहन एक दूसरे को किसी इशू के ऊपर इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कि कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई। तो आई वुड लाइक योर कमेंट एंड मैटर टू बी हाईलाइटेड कि इसमें एक्सेप्शन दी जानी चाहिए थी। एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में अक्सर महरम या रिलेटेड लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो बस यही मेरा पॉइंट था कि ये काफ़ी सोशल मीडिया से मुराद उसमें सोशल मीडिया है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है। अच्छा, नहीं मैं समझा नहीं किस चीज़ पर पाबंदी है एग्जैक्टली, को समझ आइए। मैं जहाँ तक समझा हूँ वो ये है कि जी दौरान दफ्तर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे शायद पाबंदी है, शायद ये कहना चाह रहे हैं ये। तो अब पता नहीं ये पाबंदी, ये मुझे पाबंदी इसका नोटिस है वो मुझे पढ़ना होगा कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है। या तो हम समझ नहीं पाए या उस तरह से हाँ नहीं, वैसे ये होता भी है कि कभी कभी बड़ी स्वीपिंग किस्म की का कमेंट आ जाता है ना, जैसे कि अफसर साहब या डीन साहब ने देख लिया कि सर ये ऑफिस में बैठकर फेसबुक पर है, उन्होंने कहा आज से बस ये सब बंद है। ये हो सकता है कि इस तरह का नीजर किस्म का रिएक्शन आया वर्क प्लेस से मुतालिक गुफ्तगू। यास्मीन आफ्ताब साहिबा हैं कहाँ से? कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने ये बात करनी थी कि ये जो हुआ है साहिवाल का, इस पर जो ये मलिक रहमान बोल रहे हैं, इतनी तकरीरें कर रहे हैं, ये उस पे मॉडल टाउन के सानिये पे बोले थे ये। और हमजा शहबाज जो कह रहा है कि वो उसी चौक पे उनको फांसी दी जाए, तो वो वहाँ पे भी अपने वालिद का फरमाते ना कि उसी चौक पे मॉडल टाउन के उसमें फांसी दी जाए इनको, शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह। दूसरा ये मैंने कहना था कि ये बल्कि ये जो मुतालबे से करते रहते हैं इमरान खान से, इनसे ये सबसे बड़ा मुतालबा करें कि बेनज़ीर के कातिल को पकड़ के दिखाओ। वो इनका सबसे बड़ी जो है ना वो होगी जीत इनकी, इमरान खान की, अगर ये बेनज़ीर के कातिलों को पकड़ के दिखा दे। इनको ये कहना चाहिए जो सारे ये बोल रहे। और फिर दूसरा, ये अपने लीडरों की इतनी दिफा करते हैं झूठ पर, इनको सब पता है कि ये कैसे कैसे है हमारे लीडर दोनों, जरदारी और नवाज शरीफ, लेकिन इतने इससे बोल रहे होते हैं झूठ ये लोग इन लोगों के बारे में। इनको कोई शर्म नहीं है क्या? चलिए ठीक है। ये नहीं मैं जवाब देना चाहूँगा। यास्मीन साहबा जो आपने बात की रहमान मलिक और हमजा शहबाज के बारे में, मसला क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि अगर मैं आप पे उंगली उठा रहा हूँ तो ये जो बाकी 3 उंगलियाँ ये मेरे पर ही आ रही हैं, हमें बाकियों के ऐप नजर आते हैं, अपने ऐप नहीं। पहलू ये भी कि चूंकि मैं फला मसले पे नहीं बोला, लिहाजा मैं सारी जिंदगी अब किसी मसले पे ना बोलूँ, ये भी एक है। लेकिन यहाँ पर रहमान मलिक का अलग है, हमजा शहबाज का शायद एक डायरेक्ट लिंक है। आखिरी बात जो इन्होंने की थी क्या थी, सॉरी उस पर नहीं, वो ये यास्मीन साहिबा जो हैं हर हफ्ते ज़ाहिर है हमारी मेहमान हैं। हाँ। और ये एक अपना एक इनका ख़ास एंगल है, गुस्सा उतारती हैं और उसके बाद ये भी ज़रूरी होता है। अगले कॉलर है हमारे डॉक्टर शाहिद कराची से। आज तो मतलब मेडिकल सेंटर लग रहा है यहाँ पर। हाँ। क्या हो रहा है, खैर तो है जी डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, मुझे आपसे ये अर्ज करनी है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया जी, और हमें सिर्फ जो है अभी तक सिर्फ 17 to 18
और 18 to 19 30 साल में सिर्फ 2 प्रमोशन दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्रमोशन कमेटी का वो इजलास होता है, वो मीटिंग जो होती है प्रमोशन कमेटी की, लास्ट टाइम नवंबर में 19 to 20 की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम नवंबर 17 में हुई थी। जब से उसके बाद से अभी तक दोबारा मीटिंग नहीं हुई है। सिर्फ इस सिलसिले में जो है वो उन्हें प्रॉपर प्रमोशन दिए जाएं। लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए कुछ आप लोग जो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे सूबों में जो है सैलरी जो है वो ज्यादा है, बाकी 3 सूबों में सिंध में सबसे कम है। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट पे कोई एडिटोरियल वगैरह लिखवाएं, कुछ करें ताकि कोई इन्फ्लुएंस। फिर डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तो सब तरफ से लान तान शुरू हो जाती है कि ये आप जो है मरीजों का ख्याल नहीं करते। तो इसके अलावा लोगों के डॉक्टर के पास क्या हरबा क्या है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस हैं, लोग आते हैं, पेशेंट बदतमीजी। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये आपका मसला जो है जेन्युइन लग रहा है और प्रमोशन कशवे की तरफ से जाहिर है कि दिया जा रहा है। लेकिन आजकल सिंध हुकूमत को मतलब जहाँ तक हेल्थ की बात है तो एक और बड़ा मसला हुआ है कि जैसे NICVD और ये जो अस्पताल वफाक को दिए गए हैं, हालांकि लेकिन ये बात अजीब है। सिंध के अपने हॉस्पिटल हैं, उनका एक डॉक्टर हमारे प्रोग्राम में ये बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले वो एक अलग मौजू है, उस पर अलग बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। इलाही बख्श साहब हैं बखर से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मतलब मेरी बात आप सुन रहे हैं? जी सुन ही रहे हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अगर आपका टीवी ऑन है या तो टीवी बंद कर दें या हमसे बात कर लें। जी जी मोहतरम, मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। तो मैंने ये गुजारिश ये करनी है कि अपना यहाँ पे मैं इलाही बख्श बोल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बखर से। जी जी जी। तो मैंने ये गुजारिश करनी है कि यहाँ तहसील कलूर कोर्ट में आपकी वसातत से मैं एक शिकायत ही समझ लो कर रहा हूँ कि तहसील कलूर कोर्ट में ना एक कैटल डेयरी फार्म था। ठीक है। सैकड़ों एकड़ अराजी है और उसमें मतलब अयूब खान के दौर में ये शुरू हुआ। और उसमें ये दूध जो थे इर्द गिर्द के शहरों को दूध सप्लाई किया जाता था। ठीक है। इस वक्त उसका अमला जो है वो बीसियों की तादाद में है। वहाँ कोई सुपरिटेंडेंट साहब हैं, कोई डिप्टी साहब हैं, कोई ये साहब हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई ये है और बाकी काम करने वाले जिनकी तनख्वाह लाखों रुपए में दा हो रही है। और चंद भैंसें और चंद गाय जो है वहाँ पे मौजूद हैं। मतलब 2-3 मन दूध जो है वो सुबह बिकता है, 2-3 मन शाम बिकता है। तो मैं हैरान हूँ कि क्या किसी साहिब इक़्तिदार को ये नजर नहीं आया कि प्राइवेट कर दें। और दूसरी बात यह है उसमें कि मतलब मुबैना तौर पे आज से चंद महीने पहले पिछले दौर में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो यहाँ से जो मादा बिछड़ियां और मादा कटड़ियां जो थी ना वो ट्रकों में लोड करके सरगोजा रोड की तरफ बहुत खूब। मतलब में मैंने जनाब आपसे ये गुजारिश करनी है कि आप की वसातत से साहबान इक़्तिदार से ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ पे इमरान खान साहब को चाहिए कि जो करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है और उसमें चंद मन 2 ठेकेदार हैं, एक सुबह 80 रुपए किलो बेचता है, एक शाम को 90 रुपए किलो दूध बेचता है और चंद मन दूध। बल्कि आप यकीन करें मेरा मुशाहिदा है कि सुजुकी गाड़ी में वो दूध लाद के ले जाते हैं। ये है टोटल कमाई उस डेयरी फार्म की। बहुत खूब। क्या यहाँ गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं अच्छा हुआ? बहुत खूब। नहीं बहुत शुक्रिया आपका इलाही बख्श साहब, एक बड़ी जेन्युइन इशू की आपने निशानदेही की है। और हाल में ही मेरा ख्याल है और फवाद चौधरी साहब अगर आप सुन रहे हो या अगर आपको कोई बताए तो ये जो बखर का डेयरी फार्म है इसको भी बराह करें उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों को किया गया है, और या उसको वायबल बनाए कमर्शियली। नहीं, और अभी हाल में ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भैंस की नस्लों पर भी बात कर रहे थे ना, और डेयरी फार्मिंग पर भी। तो यहाँ तो एक पूरा गोश्त डेयरी फार्म बना हुआ है। लोग मतलब कट्टे भी बेच रहे हैं और तनख्वाहें भी ले रहे हैं। तो मतलब कमाई पे कमाई यार। बाप दादा के ज़माने में कायम हुआ था, वो अभी तक कायम है और वो बर्बाद हो गया। 50 साल में आगे बढ़ने के बजाय कि उससे कोई 4 और डेयरी फार्म बनते, ये भी ज़ीरो हो गया है। एग्जैक्टली। लेकिन तनख्वाहें चालू हैं चूंकि सरकारी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना सर। क्या बात। थैंक यू। हारिब मशहदी साहब हैं कराची से। हेलो, भाई साहब
ये आपको आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। अब आ रही है जी। अच्छा, मैं हारिम मुर्शिदी बात कर रहा हूँ कराची से। मैं दरअसल स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का जी। मैं असल में वहाँ के विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है जी। हो सकता है आप में से किसी ने, आपने कभी नाम सुना हो? दुरैया काजी साहबा के साथ। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे कुछ इश्यूज थे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। तो कराची यूनिवर्सिटी का ही अपना एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कराची, जी पुलिस थाने जौहर मोड़ के पास है। सही है। तो मैंने अपने आप को वहाँ पे जो है रजिस्टर करवाया था ताकि मेरे साथ जो भी कोई इश्यूज पेश आ रहे हैं बिल्कुल उनका वो रिजॉल्व हो सके। जी ठीक है जी। अब जब मैंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर करवा लिया, वहाँ रजिस्टर करवाने के बाद मुझे पता चला कि आपको वो हेल्प तो करते हैं, लेकिन अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट को जाकर किसी टीचर को ये कहेंगे कि मुझे कुछ मसला आ रहा है, मेंटली मुझे कुछ इश्यूज है, तो पहले तो एक टीचर इसको सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल। वो समझते हैं कि आप जो है बिला वजह की कोई एक्सक्यूज बना लें। अगर आप ये कह देंगे कि आपका हार्ट टूटा हुआ है या आपके यहाँ कोई घर में मामला चल तो रहा फिर है, सीरियसली ले लेंगे। वो तब सीरियसली लेंगे। अच्छा, वो चाहे इंस्टीट्यूट केयू से एफिलिएटेड है, मगर आप वहाँ से उनको ये कहें कि भाई आप मेरी रिपोर्ट जो है वो मेरे डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को या डिपार्टमेंट के हेड कोऑर्डिनेटर को भिजवा दें, वो कहते हैं हम ये नहीं करते। समझ गए। बड़ी आयरॉनिक बात है कि इन्होंने ये बात की, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत पर बहुत बात हो रही है। और एक जो बहुत बड़ा मसला आता है कि हम ज़हनी बीमारी को बीमारी ही नहीं तस्वीर जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर हाथ टूट गया, बुखार हो गया, इवन साइकोलॉजिकल हेल्थ क्लिनिक वाले भी इसे सीरियसली नहीं लेते। और इनफैक्ट उल्टा आप उस बंदे को स्टिग्मेटाइज करते हैं। अच्छा, अब ये सीरियस बात क्यों है? और हरीब साहब को सर मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने इतना खुली बात की है और आपने तस्लीम भी किया है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, हज़ार चीज़ें, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये एक्चुअल बीमारियां होती हैं। आप कोई भी अखबार खोल के देखें, आप पिछले साल को ही देख लें यार, और हर चौथे आदमी को ये कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा, और एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन इसकी क्या होती है फिर? पता हमें कब लगता है यार अच्छी खासी थी, खुश थी, छलांग मारती यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से। आगा खान यूनिवर्सिटी में 2 तालिब इल्मों ने अपने आप को फांसी दी थी। तो हल्का मत लें, आई होप वन डे इसकी कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ तादाद देख लें कि पूरे पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कितने हैं, तो थोड़ा खौफ तो आता है। 1000 से कम है, बहुत कम सर, बहुत कम। बहरहाल मोहम्मद फ़हीम है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे फ़हीम साहब। जी जी, मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। जी सर मेरा इशू है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा जो केपी के पासपोर्ट होल्डर्स के मुताबिक है। केपी के पासपोर्ट होल्डर्स उन्होंने एक अनअनाउंस्ड बैन लगाया हुआ है जो अस्टवाइल फाटा है और केपी के हैं कि इनको हमने वीज़ा इशू नहीं करने। ज़ाहिर बात है वो अनाउंस तो नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अनअनाउंस्ड बैन है। अब जिस भी जाने माने कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो यही बताते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई फॉरेन ऑफिस से सुन रहा है तो आई थिंक ये मसला उठाना चाहिए हमारा। ये तो इसका कोई सबूत तो है नहीं, ना कोई सबूत है और ना ही तासुर है। तासुर है। और देखिए फॉरेन ऑफिस भी इस पे क्या, जब तक अगर उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की हो तो फिर ही कोई काम हो सकता है। हाँ, या फिर शायद आप ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई और जगह देख लें। ये फिर यही हल है। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं राजा आफ्ताब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। सर जी मैं रहता हूँ मलिक खोखरा पार में और मेरे बिल्कुल घर के सामने ही गिलानाबाद में एक स्कूल है जो गवर्नमेंट का स्कूल है। सर आप आकर उसकी हालत देखें, इंतहाई गंदी। पूरे लोग वहाँ चारों तरफ के पार्क बना हुआ है, चारों तो लोग वहाँ गंद फेंकते हैं, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं। इतनी दफ़ा मैंने हर जगह चला गया हूँ यहाँ के कौंसल वगैरह के पास,
काउंसलरों के पास, कोई सुनता नहीं है, सिर्फ हंसते हैं और टाइम देते हैं और वो आते नहीं है। और वो जो 3 या 4 टीचर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के हैं, वो भी शायद वो लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत या अगर स्कूलिंग करते हैं, बच्चे बिल्कुल नीचे बैठकर वहाँ पढ़ते हैं। मैंने बहुत कोशिशें की, इवन के एक दफ़ा मुझे इकराम साहब जो हमारे यहाँ से अब पीटीआई के वो हैं MLA हैं, उनको मैंने बोला, उन्होंने मुझे ये कहा इतने हमारे तो कैप्टन का विजन ही यही है। आप यकीन करें वो 6 महीने हो गए, वो विजन अभी तक मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे मकबूल सिद्दीकी साहब एक दफा मिले। मेरी जॉब ऐसी है, ये लोग मुझे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो मकबूल सिद्दीकी साहब मिले, उन्होंने उसी टाइम उनके साथ कुछ 2 थे डायरेक्टर्स लेवल के लोग, उनको कहा जी इनकी सुने। मैंने उनको बताया, वो दिन और आज का दिन उधर भी कोई नहीं हुआ। आप यकीन करें इतना दुख, इतनी तकलीफ होती है मुझे जब मैं वहां से गुजरता हूँ ना। बिल्कुल मेरे घर के सामने है, बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं। इन टीचर्स ने इतनी मतलब कोशिशें करके 30-40 बच्चा जमा किया हुआ है, और ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है या ये मेरे ख्याल में लोकल सिटी गवर्नमेंट के, बहरहाल जिसी के आता है। तालीम तो हमारी है ना, मुल्क तो हमारा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत तकलीफ दे। मैं बजाते खुद बहुत तकलीफ में रहता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं से आने वाले वक्त में हम लोग, हमारा मुल्क की तालीम कहाँ जाएगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बात 100% मेरी आवाज ठीक बिल्कुल सही है। और अब देखें, ये वो मसले मसाइल हैं जिस पर मेरा ख्याल है कि कोई सियासी डिफरेंसेस इस पर अप्लाई नहीं करते। ठीक है, आजकल क्या डिबेट चल रही है ना, सिर्फ इनडिफरेंस अप्लाई करता है। अब आजकल क्या चल रहा है ना, पीटीआई और डीपी के बीच एक और ये ट्रक की बत्ती का कंपटीशन चल रहा है कि 8वीं 18वीं तरमीम। अच्छा, 2/3 मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, कर एक्चुअली कोई कुछ नहीं सकता, लेकिन एक बातें ही करनी है। अब हो या ना हो, ये एक सूबाई जिम्मेदारी है और इसको निभाना पड़ेगा। और जैसे हमेशा कहते हैं कि अगर किसी भी साजिश को नाकाम करना हो किसी जमहूरी हुकूमत को, तो बेस्ट चीज़ होती है कि परफॉर्म कर दे, तो कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सीधी बात है। अगले कॉलर हैं हमारे राहील अशर साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है बस सर, बैठे हुए हैं सर। अच्छा, मैं एक 2 बातें जल्दी करूँगा। एक तो साहिवाल के साने के ऊपर अफसोस होता है कि जी इस मुल्क में कभी कुछ नहीं हुआ। 4 मैं आपको बताऊँ बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हुए इस मुल्क में। लियाकत अली खान, जियाउल हक, मुर्तजा भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, कुछ नहीं हुआ। इन बेचारों का भी कुछ नहीं होना, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं टेलीविजन पे, एक तो शुक्र मीडिया वाले आप लोग मौजूद हैं जो इस चीज को, पुलिस वालों की जिंदगी को छुपाया, वो वरना छुप जाती। मासूम जिस तरह मारे गए हैं वो सामने नहीं आता। आपका मीडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ये मीडिया है जिसकी वजह से हमें जो छोटा मोटा सच है वो सामने आ जाता है। हमें पता आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है, चैनल्स उठा के पीछे फेंक दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। दूसरी बात ये करनी है कि जी इमरान खान साहब अभी खैर मेरे ख्याल वो जो उनको सदमा था, वो जो ट्वीट किया था उससे बाहर नहीं निकले। ये बेचारे इस्लामाबाद गए, उनसे मिल लेते। उनकी बुशा बीवी कहती थी कि जी कुत्ते के आंख में मैं आंसू नहीं देख सकती, मासूम बच्चों के सर पे जाके हाथ नहीं रख सकती। अगर लाहौर चले जी, लाहौर में अवाम को फेस नहीं कर सकते इमरान खान, जो कि अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं, इस्लामाबाद बुला के मिल लेते, कोई तो उनके सर पे हाथ रखेगा। देखिए इस मुल्क में कभी इंसाफ नहीं हुआ, ना होता नजर आता है। अगर साकिब निसार साहब राव अनवार को इबरत का निशान बना देते तो इस मुल्क में पुलिस और ये दूसरे इदारे 10 दफा सोचते। पीपल पार्टी पे राव अनवार का धब्बा है, मुस्लिम लीग नवाज पे मॉडल टाउन का है, अब माशाल्लाह पीटीआई पे साहिवाल का हो गया है। इसका भी कुछ नहीं होना। जैसे देखें जी, मॉडल टाउन का 2014 से अब तक कुछ नहीं हुआ, राव अनवार साहब के साथ कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं होना। ये तो एक बात होगी। दूसरी मैं कहता जी, इमरान खान साहब जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट दिया है मुल्क में, लेकिन जी हम लोगों से इंटरेक्शन होता है हम लोगों का, तो बिजनेस के हवाले से लोग जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी उस वक्त तक लोग इस मुल्क में पैसा नहीं लाएंगे। आप देखते हैं कि जी ये जो ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है किस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं उस तरह ये मीडिया में आके एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। फिर कहते हैं जी मैं बाहर से इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आखिरी बात मैं एक करूंगा
आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, इमरान खान वगैरह को तो कहना भाई खुदा के वास्ते अपने आप को रियासत मदीना से कंपेयर मत करें, पहले उनकी जूती के खाक के बराबर तो आप लोग बने, फिर आप बात करें कि जी हम ठीक है रहील साहब, मदीना की नहीं बिल्कुल बदकिस्मती से मुझे कुछ हद तक इनके साथ एग्री करना होगा। उनका जो पहला पॉइंट था और वो इसलिए कि अच्छा मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लें उसके बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा ब्रेक से पहले रहील अशर साहब की कॉल थी और वो साहिवाल के बारे में बात कर रहे थे। उस पर एक दो पॉइंट्स थी कि जब वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब गए थे, उनकी बड़ी एक मशहूर फ़ोटो आई थी, वो बच्चा सोया हुआ है, वो गुलदस्ता दे रहे थे, तो बहुत तनकीद की, मैंने भी बहुत तनकीद की और बहुत लोगों ने तनकीद की। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं होती अगर उसके बाद कुछ कांटेक्ट किया होता फैमिली के साथ। मुझे उम्मीद थी और मेरा ख्याल था कि ऐसा होगा, क्योंकि आखिरकार ये वसीम अकरम 2.0 हैं, ये पंजाब का सूबा है जिसके लिए इतनी लंबी जंग लड़ी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, कोई कम बात नहीं है। तो आई थॉट कि थोड़ा एक्शन लिया जाएगा। कल हमारी बात हुई थी जलील अहमद जो मोहम्मद खलील जो मारे गए थे इस पूरे सानिया में, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं, सेनेट की कमेटी के सामने भी वो पेश आए थे। तो उनका क्या कहना था कि किसी ने अभी तक उनसे राब्ता ही नहीं किया। पुलिस आ जाती है रात के 2-2 बजे कि सर इस पर दस्तखत करें। अच्छा पूरी खानदान को ले जाया गया इस्लामाबाद क्या कह के कि आपने सदर पाकिस्तान और सेनेट चेयरमैन से मिलना है, और बंद कर दिया थाने में कि जी जी आपकी तो तफ्तीश होगी। इमरान बशीर साहब हैं ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब। अच्छा वो सर जी मैंने ये बात करनी थी कि मेरे ना भाई हैं और एक मेरे ब्रदर इन लॉ है सऊदी अरब में, तकरीबन 2-2.5 साल से ना वो वहाँ कैद है जी। तो बड़ी कोशिश की, मुराद सही साहब की तकरीर हम सुनते थे, शाह कुरैशी साहब की जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त यही लगता था कि इनमें बड़ा दर्द है कैदियों का, बड़ा इनमें ना गम है और ये शायद पता नहीं 2-2.5 साल तक जिंदा रहे कि ना इसी गम में। अब जब से ये हुकूमत में आए हम PTI MNA के पास जाते हैं, कुरैशी साहब से भी रब्ता करते हैं, अब वो लिफ्ट ही नहीं करवाते, तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जनाब ये सदर चंदा तो आप बड़ा मांग रहे हैं तो चलो ये कैदियों का बेचारों का भी, यहाँ उनकी बच्चे बीवियां रो रो के खबर रही है, दुआएं देती हैं उनको जो भी मुलव्वस है, तो प्लीज वो कैदियों का भी कुछ कर लें। बिल्कुल तो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ से आप भी इनसे रिक्वेस्ट करें, भी खुदा का खौफ करें, कुछ ख्याल करें। नहीं बिल्कुल मसला क्या है इमरान बशीर गुलाम बशीर साहब के, जैसे कि हाथी के दांत खाने वाले और होते हैं दिखाने वाले और होते हैं ना, तो सियासत जान जब हिज़्ब इख्तिलाफ में होता है, जब हुकूमत में होता है ना, ये दो मुख्तलिफ लोग होते हैं। बहरहाल सुनने में आया है कि इसी माह क्राउन प्रिंस सलमान साहब आएंगे पाकिस्तान। नहीं उनके सामने तो पैसे की रिक्वेस्ट या प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट होगी, ये थोड़ी कि कैदी रिहा कर दे। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बीच में पर्ची है कि ये भी डाल दे तो कोई हर्ज तो नहीं है, होना मुश्किल है लेकिन सरकार का मूड ना खराब हो जाए कहीं। मोहम्मद इस्लाम अब्बास साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़रार कोलो साहब, हुसैनुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की थी। सर मैं कराची में रहता हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी है स्कीम 400 गज का पोर्शन, उस पे एक DSP ने कब्जा करके रखा हुआ है। किसने? और DSP का नाम है सैयद बेहजाद अली रिजवी। सैयद बेहजाद इसके बारे में सर अभी उसको डिमोट कर दिया गया है और उस पे एंटी नारकोटिक्स के एक मुकदमे में आफ्ताब पठान साहब ने उनको 3 साल के लिए DSP से इंस्पेक्टर कर दिया है। ठीक है ठीक है। ये एक अपना क्रिमिनल गैंग चला रहा है ये DSP, बहुत खूब, जो घरों पे कब्जे करता है और इसने मेरे घर पे कब्जा किया है। मैंने IG कंप्लेन सेल में 2 जनवरी 2018 से अपनी जो है एप्लीकेशन प्रोसीड की दी है। एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी साहब से 2 दफा मिल चुका था कराची में। DIG CTD अब्दुल्ला शेख साहब से मुलाकात हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है। MIT 2 हाई कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दी है। मैंने DG रेंजर साहब को एप्लीकेशन दी है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन भेजी है, लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। और बजाय इसके के मुझसे कहते हैं कि ये सिविल सूट फाइल किया हुआ है। सर मसला है क्रिमिनल केस के आड़ में
कोई आदमी जाली डॉक्यूमेंट्स कॉपी पेस्ट करके अदालत से स्टे ले लेता है और उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है, फाइनेंशियल ऑफेंस जो होता है, ये अंडर द शेडो ऑफ जुडिशियल सिस्टम में आ जाता है कि जी अब इस आदमी के खिलाफ तो एफआईआर नहीं कर सकती। जी मुझे सर, पिछले 1 साल हो गया सर, इस आदमी ने जो डीएसपी बहजाद अली रिजवी है, स्कीम 35 में मेरे घर पे कब्जा करके रखा हुआ है, और ये अपने एजेंट नदीम और अब्दुल गफ्फार और फखर, और सर एक सबसे अहम बात यह है कि एसएसपी सीटीडी ऑपरेशन 1 परवेज अहमद चांडियो साहब ने एक मुझे लेटर इशू कर दिया है जिसमें एक इंक्वायरी हुई थी, ये चारों गिल्टी हो गए हैं और उस लेटर में लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। लेकिन अभी तक 1 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, हर इदारे में जा रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने होम मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दी है, लेकिन कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, क्या बोलते हैं पुलिस इस्लाहात, नटशेल ये कि इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं कहीं से नहीं, कहीं से नहीं मिल रहा। और इस केस में बहुत मुश्किल भी होता है कि कभी मिले। ज़ाती तौर पर इनके साथ जो हुआ है वो बाय द वे एग्जैक्ट ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी और मैं कुछ नहीं कर सका, तो देख लो। और वो भी लोकल थाना था, मैं क्या किसी का नाम लूँ। वलवला खान हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो वसीफुल्लाह साहब और ज़रार साहब को हमें बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी बात करते हैं। उसके बाद जो है मैं खैसूर जो शरीफ का वाक़या हुआ है, जिस तरह हामिद मीर साहब ने वाक़ये को बयान किया और जिस तरह DGSPR ने उसको गोल मटोल कर दिया, इस बात की मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। कौन सा वाक़या? खैसूर का जो वाक़या है, खसूर नहीं, हयात की फैमिली का जो वाक़या है, खैसूर वाक़या रिपोर्टिंग DGSPR ने इसको गोल मटोल कर दिया। इस बात की मैं शदीद मजम्मत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। ये कोई आम बात नहीं है कि इसको गोल मटोल कर दिया जाए। जी जी ठीक है, वो मजम्मत करती हैं और इसकी बार खैसूर क्या आजकल सोशल मीडिया पर खैसूर क्या मैं क्या खैसूर कोई हरासे का केस है, मैंने इस पे ज़्यादा डिटेल में अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और जिस चीज़ का ये जिक्र कर रही हैं वो शायद कह रही हैं कि हामिद मीर साहब अभी गए थे वज़ीरिस्तान, तो DGISPR की उनके साथ कोई बात हुई है इसी इशू पर, जहाँ पर शायद ये कहा गया है कि किसी मुकामी जरगे ने फैसला किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बट आई थिंक लेट्स फाइंड आउट एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम अगले हफ्ते में कहने वाला था, लेकिन अब हम कल ही मिलेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।